हेलो एंड वेलकम टू सार्थक कोचिंग एकेडमी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जो चल रही है ये उसका थर्ड पार्ट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने अभी तक क्या पढ़ा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 अमेंडमेंट एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट 1833। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्टर एक्ट 1853। 1793 से 1857 तक ब्रिटिश संसद में जितने भी चार्टर एक्ट की श्रीलंका जो है पारित की गई, उसमें से ये लास्ट आखिरी अंतिम अधिनियम था। इसमें क्या क्या किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद ने विधायी और प्रशासनिक कार्य को जो है वो अलग अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो सेपरेट कर दिए और इसके तहत क्या है, 6 नए परिषद जो हैं जोड़े गए जिनको विधान परिषद कहा जाता है। और अलग शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय विधान परिषद कह सकते हैं। एक नई विधान परिषद का जो है गठन हुआ। और क्या हुआ, ये जो विधान परिषद बनाई गई है एक तरीके से छोटे संसद की तरह काम करती थी और इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो कि ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। तो इसका मतलब आपने देखा कि कंपनी के जितने भी रूल्स थे उनको बहुत लिमिट कर दिया गया और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता ने बिल्कुल अच्छे से भारत का जो नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया था, वो अपने हाथ में ले लिया था। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि एक ओपन एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज के लिए, एक ओपन खुली प्रतियोगिता जो है उसकी व्यवस्था शुरू करी गई। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवकों को भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया और 1854 में एक भारतीय सिविल सेवा से संबंधित मैकॉले समिति जो है वो लेके आई गई, इसकी नियुक्ति की गई। और फर्स्ट टाइम भारतीय विधान परिषद में जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। 6 में से 4 मेंबर्स जो थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स में से बंगाल, मद्रास, आगरा और बॉम्बे से की जो स्थानीय प्रांतीय सरकार थी उसके द्वारा किया जाना था। ये जो था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद आप सबको पता है कि 1857 में एक घटना हुई। 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ, ठीक है, जिसको हम 1857 की क्रांति जो है उसको बोलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, आप सबका पता है। 1857 में भारतीयों ने सशस्त्र विद्रोह किया। किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ एक सैन्य विद्रोह किया, क्योंकि वो कंपनी के शासन उनके अत्याचारों से बहुत तंग आ गए थे और अंग्रेज़ों ने बड़ी मुश्किल से, है ना, भारत के विद्रोह को दबाया, बड़े क्रूर तरीके से दबाया, इसको बहुत हिंसात्मक वातावरण में दबाया। तो ऐसा ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि भारत के अगर ऊपर नियंत्रण करना है तो हमें जो है, जो सरकार है ब्रिटिश सरकार को भी आगे आना चाहिए। कंपनी के बस की बात नहीं है ये, अब हमें ही पूरे तरीके से नियंत्रण रखना पड़ेगा। और देखो ना, इस विद्रोह के कारण कंपनी का शासन जो है 1857 के विद्रोह के बाद देखिए कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो है क्राउन रूल जो है वो शुरू हो गया कंप्लीटली, जो है औपचारिक रूप से 1858 के बाद ब्रिटिश सत्ता जो है वो बिल्कुल आ गई थी भारत में। तो इसको हम ताज का शासन कहते हैं। 1857 के बाद, 1857 के बाद और 1941 तक। अब इस अधिनियम में क्या हुआ? इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं? अच्छा अधिनियम। यानी इससे पहले के अधिनियम क्या बेकार थे? नहीं, लेकिन भारत के शासन, इस कानून को सिर्फ इस नाम से प्रसिद्धि मिली कि ये अच्छा बनाने वाला कानून था। अच्छे का मतलब क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई है, अब भारतीय प्रशासन जो है वो उसके हिसाब से चलेगा, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे, जो जो कमियां रह गई थी हमें वो पूरी करनी है। ठीक है, समझ में आ रही है कि अब और क्या हुआ कि जो कानून था वो सीधा सीधा महारानी विक्टोरिया जो है उसके अधीन चला गया था और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइस रॉय कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। और अगर ये पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वॉइस रॉय जो थे वो भारत में ब्रिटिश जो क्राउन है उनके
प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। कैसे, जैसे कि वी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है ना, गवर्नर का कंपैरिजन आप कर सकते हो कि राज्यों के अंदर जो केंद्र सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, ठीक है ना, तो वो कौन होता है, राज्यपाल। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप वाइसरॉय को समझे, एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। और आपने डबल गवर्नमेंट पढ़ा था 1784 पिट्स एक्ट में कि एक नियंत्रण बोर्ड बनाया था और एक निदेशक कोर्ट बनाया था, है ना। इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये जो डबल गवर्नमेंट वाली द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो 1858 में ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ और क्या हुआ कि भारत में एक राज्य सचिव जो है, एक नया जो है पद जो है वो आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और ये सचिव कहाँ था, ब्रिटिश कैबिनेट में। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अब आप ये समझिए कि वाइसरॉय जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उत्तरदायी है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी है। और जो ये भारत सचिव जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पद जो बनाया गया, इसकी हेल्प के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल जो है, एक सलाहकार परिषद जो है, 15 सदस्यीय परिषद जो है, इसका गठन किया गया। अब आप फ़र्क देखिए कि गवर्नर जनरल जो है वो भारत में रहेगा, ठीक है, और भारत सचिव है वो ब्रिटेन में रहेगा, ठीक है। और जो ब्रिटेन, ये भारत सचिव है ये ब्रिटिश क्राउन जो कि महारानी है इसको उत्तरदायी होगा, ठीक है। सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष था उससे बनाया गया था भारत सचिव को। और 1858 जो ये हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जितनी भी अभी तक कमियां थी, प्रशासनिक मशीनरी थी, उसको सुधार किया जाए और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके, ठीक है। तो आप मुख्य तौर पर ये देखोगे कि 1858 के कानून में जो भी उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां थी उनके सुधार के लिए था। भारत में प्रशासन की जो प्रॉब्लम उनको लगती है कि ये जो म्यूटिनी हुआ था, स्पॉय म्यूटिनी हुआ था 1857 में, ये उनको अपनी कमी नज़र आ रही थी। तो ये जो उनको समस्या नज़र आ रही थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये 1858 का जो है एक्ट निकाला था, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास 1861 का एक्ट। 1861 का एक्ट क्यों आया था, अब आप ये समझिए। ये जो 1861 का जो एक्ट था, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 में जो ये रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गई थी कि भाई अगर भारत में शासन करना है ना तो भारतीयों को हम पूरी तरीके से अलग थलग नहीं कर सकते हैं, उनको हमें सरकार में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीयों की जो भागीदारी थी, सहयोग जो उनको लेना पड़ा, उसके लिए ये अधिनियम जो है 1861 वाला, ये वाला आता है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में अभी तक कौन कानून बनाया करता था भारत में, ब्रिटिश सरकार बनाती थी ना। तो अब जो है पहली बार ऐसा हुआ कि 1861 का जो अधिनियम था इसमें भारतीयों को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम एक परिवर्तन हो रहा था कि हाँ हम इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस था इसमें इंडियंस जो है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने लगे। और इसमें क्या हुआ कि जो वाइसरॉय था वो अब कुछ गैर सरकारी सदस्य थे, जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स थे, उनको नॉमिनेट कर सकता था। 1862 में क्या हुआ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट भी किया, मनोनीत भी किया। कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। इस अधिनियम में जितनी जो प्रेसिडेंसीज थी, आपको याद होगा कि जो मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी, जो 3 जोन्स ऑफ पावर थी, उनका सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था, लेकिन इस एक्ट के तहत डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी इन प्रेसिडेंसीज को वापस से इनके जितनी भी पावर्स थी वो दे दी गई, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हुई। अब याद रखिए 1773 में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा,
1833 में सेंट्रलाइजेशन फिनिश हो गया था, यानी पूरी तरीके से लास्ट स्टेप था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब हमने क्या देखा कि 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण स्टार्ट हुआ। 1773 के द्वारा सेंट्रलाइजेशन की जितनी भी प्रवृत्ति थी उसको उल्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। 1833 में वो बिल्कुल अपने हाईएस्ट पीक पर थी, बिल्कुल चरम पर थी, उसको बिल्कुल इन्होंने उल्टा कर दिया 1861 के एक्ट में। अच्छा, और इसके अलावा क्या हुआ, 1859 में ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, पोर्टफोलियो प्रणाली है, इसको मान्यता दी लॉर्ड कैनिंग ने। और एक लास्ट क्या चीज़ है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जो हम पढ़ते हैं, तो वॉइस रॉय जो है, वॉइस रॉय को एक पावर दी गई कि वो इमरजेंसी में बिना मंत्री परिषद की काउंसलिंग के वो एक अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। आजकल आप ऑर्डिनेंस की राजनीति तो देख ही रहे हैं कि प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से कोई ऑर्डिनेंस ला सकता है, नहीं ला सकता ना, उसको पहले सलाह लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर से, मंत्री परिषद से। तो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी पावर है कि हाँ वो बिना सलाह मशवरे के मतलब कर सकता है। इंदिरा गांधी ने 1975 में ये किया था, जब उसने बिना किसी की सलाह मशवरे के उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस टाइम मंत्री परिषद की बिना सलाह लिए उन्होंने इमरजेंसी जो है वो लगा दी थी। और एक बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस था ये सिर्फ 6 मंथ तक ही जो है वैलिड है, उसकी अवधि जो है 6 मंथ तक ही है। प्रेजेंट टाइम में भी इसकी अवधि 6 मंथ ही है। देखो आप समझो कि संसद जो है उसके 2 सत्र होते हैं, दोनों सत्र के बीच जो मैक्सिमम गैप है जो वो 6 महीने का होता है ना। तो जैसे संसद के जो वो अध्यादेश जो है सत्र में आएगा, तो अगर उसे मान्यता मिल गई, अगर वो उसको स्वीकृति मिल जाती है तो वो कानून बन जाएगी। अगर उसे स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो खारिज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम टाइम उन दोनों के सत्रों के बीच के गैप का है 6 मंथ। तो ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम जो है वो भी 6 मंथ है। आपको इस एक्ट में क्या क्या याद रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन, बॉम्बे और मद्रास की शक्तियाँ जो थी वो वापस कर दी गई, और एक जो 15 मेंबर्स की जो परिषद थी वो थी, और वॉइस रॉय जो है वो याद रखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं 1892 एक्ट। इसमें क्या है, जो परिषद थी उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, और इंडियंस को, अब जो इंडियंस है वो बजट के बारे में या कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते थे, और नॉमिनेशन जो पहले जो है नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो शुरू हो गए। ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अभी तक हमने जो जो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद 1900 के बाद जितने भी अधिनियम आए। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।